ये चैप्टर बिगिन हुआ था, ये चैप्टर जो था वो बिगिन हुआ था एक फोर्ट के डिमोलिशन से। आस्था को मेरी साउंड स्लो आ रही है। अक्षर, आपको साउंड आ रही है मेरी? अक्षर को वॉइस पहुंच रही है मेरी? ओके, आदित्य सिंह राजपूत, आपको मेरी साउंड आ रही है? आदित्य, वॉइस क्लियर है? ओके। सुशांत, सुशांत खान, एम आई ऑडिबल? सुशांत, सुशांत आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशांत को शायद हम ऑडिबल नहीं है, इसलिए मैं सुशांत को क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। ओके, आप इतना लेट रिप्लाई ना किया करें, जो भी पूछा जाए और जब क्वेश्चन भी आपसे किए जाएंगे तभी जिससे भी क्वेश्चन किया जाएगा वो मस्ट रिप्लाई करेंगे, कंपलसरी उन्हें रिप्लाई करना। ओके, तो साउंड सबको ऑडिबल है और हम लोग शुरू करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि ये जो चैप्टर था ये बिगिन किया था 14 जुलाई 1789 की सुबह को। ठीक है, जिस दिन जो पेरिस सिटी था वहां पूरे का पूरा सभी लोग परेशान है, ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, पूरे के पूरे मिलिट्री जो थी मिलिट्री आ चुकी है और सब के सब लगे हुए हैं। सबको जो होगा ये लग रहा है कि तुरंत ही हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, सबको, यानी कि वहां के पॉपुलेशन को। और ऐसा र्यूमर फैल गया कि किंग जो थे, किंग ने ट्रूप्स को भेज दिया है, ट्रूप्स यानी कि सेना को भेज दिया है कि वो उनके ऊपर जाकर अटैक करें। ऐसे में कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि जन सेना बनाते हैं, पीपुल मिलिटिया बनाते हैं, और मिलिटिया बनाने के बाद वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इंटर करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो ट्राई करते हैं, वो ढूंढने का ट्राई करते हैं कि कहाँ से उन्हें एमुनेशन मिल सकता है, और वो एमुनेशन ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं बास्तिल। बास्तिल में पहुंचने के बाद वहां के जो प्रिजनर्स थे उस प्रिजनर्स को वहां से छुड़ाते हैं, वहां पे जो गार्ड्स थे वो गार्ड्स को वो मार डालते हैं। ठीक है, आदित्य राज, स्टॉप शेयरिंग और वीडियो। आदित्य, ओके। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो बास्तिल में एंटर करते हैं और वहां के जो भी पर्सन थे, जो भी वहां पे गार्ड्स थे, उन सभी गार्ड्स को मारकर, बास्तिल को तोड़कर वो लोग उसके फ्रैगमेंट्स को भी मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। ठीक, सोवेनियर के रूप में उसको रखते हैं, उसके फ्रैगमेंट्स को। ओके, उसके बाद आगे क्या हुआ कि फिर कुछ समय के बाद ही देखा गया कि बास्तिल में जो होगा राइट्स बिगिन कर गए। राइट्स बिगिन कर गए। राइट्स बिगिन करने का एक कॉज था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का जो था रेट बढ़ चुका था। और इसके बाद अब देखा गया क्या कि जब इसको समझा गया तो हिस्टोरियंस ने इसको माना था कि ये बहुत ही सिंपल सी घटना घटी, ऐसी छुटपुट घटना, ऐसे नॉर्मलाइज घटना जो होगी वो हमेशा होती रहती है। बट किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं था ये जो इंसिडेंट है, डिमोलिशन ऑफ बास्तिल है, ये एक चेन ऑफ इवेंट्स बिगिन करा देगा और इसका बहुत बड़ा आउटकम होगा। और ये आउटकम क्या होगा? तो कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी का आना। ठीक, ये सभी पढ़ चुके थे, क्लियर है सबको? ओके, ठीक। अब ये क्यों हुआ था उसके बारे में हमने जाना था, कोई बताएगा क्यों हुआ था? व्हाई डिड दिस हैपन? ये हुआ क्यों था? हाई प्राइसिंग ऑफ ब्रेड किसी का कहना है? ये जो डिमोलिशन हुआ था ये क्यों हुआ था, तो इसी कहानी तो जाननी है मुझे। ठीक है, ये डिमोलिशन के पिक्चर्स थे आपके सामने। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फ्रेंच सोसाइटी था कैसा। तो रूलर थे 1774 में लुई 16, 16 साल की उम्र में बने थे भाई, नाम भी लुई 16 ही था। सॉरी 20 ईयर्स के एज थे, और 20 ईयर्स के एज में वो बने थे, लुई 16 का नाम था। और उनकी शादी हुई थी मैरी एंटोनेट से। ठीक, वार के चलते क्या हुआ था कि वार के चलते इस कंट्री में पैसे की काफी अधिक कमी हो गई थी, और जहां से पैसा लिया गया था, जहां से कर्ज दिया गया था, वो कर्ज देने वाले सभी लोग जो थे वो अब चार्जेस बढ़ा रहे थे। ठीक ना? ठीक, यही सब कहानी अभी तक हुई थी। इतने ही स्टोरी को हमने पढ़ा था। आज हमें इसके आगे जाना है। क्या हम अब इसके आगे बढ़ सकते हैं?
किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो अभी तो पूछ सकता है। अभी तो हम लोग कॉज पे जा रहे हैं, व्हाट वर द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हम लोग जा रहे हैं। SSVM ऑलमोस्ट मैं सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हिंदी में क्लियर करता हूँ, ठीक ना। ऑलमोस्ट मैं सभी जो होगा, सभी को जो होगा मैं सभी वर्ड जो होंगे वो मेरे हिंदी में ही होते हैं, ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर ही लेता हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसा छूट जाए जो कि पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी जो है अनन्या के क्वेश्चन है, ये अनन्या क्वेश्चन इसी का आंसर हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पे आज भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये आंसर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक ना। अभी हम लोग समझते हैं उसके बैकग्राउंड को, क्या कॉजेज थे, ठीक ना। चलिए समझते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग पता था कि 79 के पहले के टाइम को हम लोग ओल्ड डिजाइन बोलते थे। शायद मैं ये भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि 1789 के पहले का जो टाइम था, ठीक, उसे ओल्ड डिजाइन कहा जाता था और वहाँ पे पुरानी सोसाइटी अवेलेबल थी। फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम यानी कुछ लोगों को बहुत अधिक अधिकार दिए जाएंगे, अधिक राइट दिए जाएंगे, ठीक है, और वहीं पे कुछ लोगों को बिल्कुल कोई राइट नहीं मिलेगा। ओके, ठीक ना। अब देखिए जरा यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक ना। किसी ने पूछा कि फर्स्ट स्टेप, तो देखो सोसाइटी जो थी फ्रांस की सोसाइटी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, 3 कैटेगरीज, ठीक ना, 3 स्टेट्स। वो जो 3 स्टेट थे, एक थे फर्स्ट, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड बोलेंगे, ठीक ना। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो फर्स्ट स्टेट्स वेयर क्लर्जी, सेकंड स्टेट्स वेयर नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट वेयर कॉमनर्स, यानी कि अदर देन नोबिलिटी एंड क्लर्जी। क्लियर? फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट अदर देन क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेट में वही लोग होते थे जो कि चर्च में काम करते थे, पीपल हु वर्कड इन द चर्च। वैसे लोग जो चर्च में काम करेंगे वो कहाँ पे आएंगे, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, तो दे फॉल अंडर फर्स्ट स्टेट, ठीक है। पोप, ये लोग फर्स्ट स्टेट के आएंगे। इसके साथ साथ राजा, किंग, किंग के साथ उनकी रानी, उनके बच्चे, उनके डिसेंट्स, या जिनके साथ उनका रॉयल ब्लड रिलेशन है। रॉयल ब्लड रिलेशन तो यानी कि राजा के रिश्तेदार, ठीक ना। इसके साथ वहां पे काम करने वाले लोग जो कि वर्क करेंगे कहाँ पे, तो गार्ड नहीं, जो कि राजमहल के अंदर जो उनका पैलेस होगा उसके अंदर वर्क करेंगे। दे ऑल कम्स अंडर नोबिलिटी, उन सबको हम बोलते थे नोबिलिटी, ठीक ना। और उसके नीचे वैसे पर्सन जो कि इन दोनों से अलग हैं, मिनिस्टर्स भी नोबिलिटी के अंदर आएंगे, मिनिस्टर नोबिलिटी के अंदर आएंगे साकिब। और थर्ड स्टेट के अंदर आएंगे, अब आपके आएंगे लॉयर्स, वकील, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स, पीजेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि बाकी सभी लोग जो बच गए वो सब के सब कहाँ पे आएंगे, थर्ड स्टेट के अंदर आएंगे, ठीक ना। ट्रेडर्स थर्ड स्टेट के अंदर आएंगे। अनन्या, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम में कुछ लोगों को कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया जाता था, ठीक है। अपूर्वा टीचर्स जो होंगे वो टीचर्स थर्ड स्टेट के मेंबर हैं, थर्ड स्टेट के अंदर आएंगे। नोबिलिटी, चर्च से रिलेटेड पर्सन, चर्च, चर्च से रिलेटेड जो भी वहां पे चर्च में काम करते हैं, पोप वगैरह, वो सबके सब नोबिलिटी के अंदर आएंगे। बीच के काल, मिडिल एज का मतलब होता है बीच का काल, मध्य काल, यानी कि इसके पहले का टाइम। ये जो 1789 आ रहा है ना, इसके पहले के टाइम की मिडिल एज है। ये उम्र नहीं है, काल होता है। मिडिल एज का मतलब एक टाइम पीरियड होता है। हाँ बिल्कुल, स्टेट सिस्टम को ही उसी के सिनोनिम्स है फ्यूडल सिस्टम। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को हम लोग ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। कितनी बार क्लर्जी को आप लोग क्लियर कराएंगे? क्लर्जी, चर्च वाले क्लर्जी में आएंगे। अरे आपकी कंट्री में जो पुजारी लोग हैं जिस तरीके से, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन धर्म आ रहा है, तो वहां पे जो चर्च के अंदर रहने वाले लोग हैं वो क्लर्जी से,
क्लर्जी में प्रॉब्लम है क्या अभी भी? बहुत सिंपल से टर्म्स है, क्लर्जी, नोबिलिटी। हाँ, इट इज सो सिंपल। ओके, मूविंग अहेड। देखते हैं अब वहां की पॉपुलेशन को समझते हैं। तो इस कंट्री में सबसे अधिक संख्या जो थी, नंबर ऑफ पर्सन जो थे अवेलेबल थे, वो थे पीजेंट। ठीक ना? कंट्री में 90% लोग जो थे वो पीजेंट थे। पीजेंट का मतलब होता है खेतीहर लोग, जिसको हम लोग किसान कहते हैं। ठीक ना? किसान थे। 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट थे। ठीक, इनमें से बहुत कम, 90% में से बहुत कम, अबाउट 10% जो होंगे ना, ये 10% के पास अपना लैंड होगा। ठीक, कुछ लोग जो होंगे किसी और नोबल्स का जो होगा वो लैंड लेकर आएंगे, कुछ लोग जो होंगे चर्च का लेकर आएंगे। तो अगला स्टेटमेंट है कि 60% ऐसे लोग थे, ठीक ना, जो कि नोबल से या चर्च से या रिचेस्ट मेंबर से जो होंगे। ठीक, 60% ऑफ द लैंड, मतलब कि जो लोग लेते थे उनमें 60% जो लैंड था, ठीक, वो 60% लैंड किसको ऑन, कौन ऑन करता था? तो संख्या उनकी बहुत कम, 10% उनकी संख्या है, नंबर 10% है, लेकिन वो 60% एंड अबव लैंड जो था उसको वो ऑन करते थे। मतलब 60% से अधिक जो होगा जमीन किसका है? तो जिनकी संख्या कम है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के पास उतनी जमीन थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो पीजेंट्स की थी, 90%। ओके, कम संख्या किसकी थी? तो नोबेलिटी की थी, क्लर्जी की थी, उनकी संख्या काफी कम थी। ठीक, मैक्सिमम जो जमीन था या मैक्सिमम जो भी आपके पास एसेट्स होंगे, वो एसेट्स कौन ऑन करते थे? तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वो ऑन करते थे। ठीक ना? इसके साथ ही साथ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो पर्सन थे उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिले थे। यस, पॉपुलेशन ऑफ थर्ड स्टेट वाज मच हायर, बहुत सारे लोग उसके अंदर आ रहे हैं ना। तो द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। बहुत सारे प्रिविलेज उनको मिलते थे, एंड दैट प्रिविलेज ऑन द बेसिस वेयर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। यानी कि अगर नोबिलिटी घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के साथ ही वो नोबल हो गया। उसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी तरीके का उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होगा वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना? उस पर्सन के पास कोई खास कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर वो जन्म ले लिया किस में? नोबेलिटी घर में, तो नोबल हो गया। क्लर्जी घर में अगर जन्म ले लिया तो क्लर्जी हो गया। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोबल जो होंगे, नोबल जो होंगे उन्हें एक और प्रिविलेज मिला था, एक और प्रिविलेज मिला था। एक और प्रिविलेज उनके पास ये था कि उन्हें जमीन रखने का अधिकार था। ठीक है, और उनके साथ साथ उसे अधिकार था कि वो जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, ठीक ना, यानी कि जो पीजेंट्स थे, उन पीजेंट से अपने घर में काम करवा सकते थे, अपने घर में अपने फील्ड में उनसे काम करवा सकते थे, अपनी आर्मी में उससे काम करवा सकते थे, अपने मतलब अपनी सेना में, अपने गार्ड के रूप में रख सकते थे, और उन्हें फोर्स कर सकते थे कि वो आकर बिल्डिंग करे, बिल्ड बन करे क्या? तो रोड्स। ठीक है, अभी इसमें से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, किसी को भी कोई पॉइंट नोट नहीं करना है, ये सिंपली समझना था है आपको कि कैसी सोसाइटी थी, कैसी सोसाइटी थी किसकी? तो फ्रांस। ठीक है, आप एक बार इसे थ्रू आउट रीड करें और जो प्रॉब्लम होगा मुझसे शेयर करें। एक डाउट है किसका? ये पीछे किसी का डाउट आया है कि पीजेंट्स किसे कहते हैं? हु आर पीजेंट्स? ठीक, बिल्कुल आपने सही लिखा है, पीजेंट्स। उसे फार्मर नहीं कहेंगे। फार्मर का मतलब होता है द पर्सन हु ऑन्स अ फार्म, जिसके पास अपना फार्म हो, जिसके पास अपनी जमीन हो, वो फार्मर कहलाएंगे। ठीक है, और अपनी जमीन पे अगर वो खेती करते हैं देन दे आर फार्मर्स। और पीजेंट्स वैसे पर्सन होते हैं जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती है, वो दूसरे की जमीन पे जाकर काम करते हैं। ठीक है, तो दे आर वर्कर्स। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है?
आप इसे नोट करते जाएंगे। मैं नोट्स भेजने का जो होगा ये सिस्टम खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स भेजने के कारण क्या होता है कि आप तो क्लासेस के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, और जब आप नोट डाउन करोगे तो हल्के फुल्के जो मिस्टेक्स होंगे वो मिस्टेक्स जो होंगे आपको पता चल जाएंगे। ओके, फ्यूडल किसी ने पूछा है। फ्यूडल का मतलब होता है सामंती व्यवस्था। सामंत, सामंत, अब ये भी एक बड़ा वर्ड हो गया, सामंत भी एक बड़ा वर्ड हो गया। ये नोट नहीं करना है। सामंत का मतलब होता है वैसे पर्सन जो कि जमीन को ऑन करते हैं, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, नोबल्स जो होंगे, नोबल्स ही फर्दर जो होंगे वो फ्यूडल ड्यूज को जो था उसको एंजॉय करते थे। ओके, अनुजा रेज योर हैंड। जिसे भी कुछ पूछना है आप अपना हैंड रेज कीजिए। किसी ने राइट्स पूछा है। इंडियन पीजेंट्स को राइट्स बोलते थे। राइट जो थे वो इंडियन पीजेंट्स को बोलते थे। अभी नहीं नोट करना है किसी को। यस अनुजा। सर फ्यूडल प्रिविलेज सर, लैंड उनको मिल जाता तो फ्री में मिल जाता था? नहीं नहीं, उन्हें टैक्सेस, उन्हें वो टैक्सेस लिया करते थे नोबल्स अपने कर्ज को चलाने के लिए ना। जमीन होती थी किसकी, तो क्लर्जी की, लेकिन इसके अलावा भी वो टैक्सेस लिया करते थे लोगों से। तो सर ये सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है सर, वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीसेंट फ्यूडल Which they extracted from the peasants, मतलब फ्यूडल ड्यू जो थे वो कहाँ से लेते थे, जो पीजेंट्स वर्क करते थे ना, तो वो उन पीजेंट से वो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूज लिया करते थे, उन पीजेंट से टैक्सेस लिया करते थे। पीजेंट जो होंगे वो दो तरह के टैक्सेस देंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, टिप्स और टेल, ठीक है, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सर, और ये पीजन को ऑबलाइज किया जाता था वर्क करने के लिए, तो सर इसका पैसा मिलता था? नहीं नहीं, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक ना। ये तो टोटली वो जो फ्री होंगे, में काम करते थे? हाँ ये टोटली जो होंगे, ये डिपेंड करता था जो उनके अंदर वर्क कर रहा था। अगर उसे मूड होगा तो वो पैसा देगा, एज अ स्लेव वो उनको ट्रीट करते थे, ठीक ना। ओके सर। ओके, वो टोटली डिस्क्रिमिनेट करते थे इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टैक्सेस, जो अभी अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि फ्यूडल सिस्टम क्या था, ठीक ना। तो देखो इस कंट्री में, यानी कि फ्रांस में एट दैट टाइम बिफोर 1789, ये जो रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले यहाँ पे दो तरह के टैक्स लिया जाते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो दो टैक्स लिए थे, एक को बोलते थे हम लोग टिप्स और एक को बोलते हैं हम लोग टेल, ठीक ना। तो चर्च जो था वो जो चर्च टैक्स लेगा, ठीक ना, जो चर्च, यहाँ पे आप लोग टिथ और टेल जो होगा उसको लिख लेंगे। जहाँ पे टिथ और टेल बोल्ड करके लिखा हुआ है आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक ना। ओके, तो जो चर्च जो टैक्स लेता था वो था टिथ। और टिथ में क्या करेगा कि जितना भी, क्योंकि चर्च जो होगा वो जमीन दिया करता था, लैंड मैक्सिमम जो होगा वो चर्च देगा, ठीक है। तो जो भी पीजेंट्स होंगे जो चर्च की जमीन पे खेती करेंगे उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था टिथ, एंड दैट वाज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जितना वो जमीन में उगाएंगे उसका 1/10 उन्हें चर्च को देना होगा। क्लियर है। तो टिथ सबके लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स के लिए था। यस अदिति। सर जो आप पिछले जो पहले स्क्रीन पे था उसको नोट करना था? नहीं, अभी उसको नोट नहीं करना था। ठीक है सर। तो साकेत कहना है रिपीट, दो तरह के टैक्सेस हैं, एक टैक्स है टिथ और दूसरा है टेल, ठीक ना। तो टिथ कौन सा टैक्स है, टिथ जो टैक्स है ये दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स के द्वारा। पीजेंट जो होंगे वो देंगे, किसको देंगे, तो चर्च को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वो चर्च की जमीन पे खेती कर रहे हैं,
चर्च ने उन्हें लैंड प्रोवाइड किया, और क्या देना है, तो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जितना भी उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसका 1/10 जो होगा उन्हें वो दे देना है, प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, एम आई क्लियर? व्हाट वाज टिथ? टिथ क्लियर है सबको? ये सब पूर्वा? तो वो पीजेंट्स ही क्यों देते थे टैक्स? जो जमीन, अगर आपका कोई जमीन होगा, ठीक है, और अपनी जमीन पे आप किसी को दोगे कि आप खेती कर सकते हो, तो क्या उससे आप टैक्स लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना। तो जमीन को ऑन कर देते तो सर अगर ये सर अगर उस पीजेंट्स के पास, तो सर अगर किसी पीजेंट के पास खुद का जमीन होगा तो वो टैक्स नहीं देगा फिर? अगर वो पीजेंट के अपना जमीन है तो फार्मर कहा जाएगा। मैंने अभी क्लियर किया, जिसके पास अपना फार्म होगा तो वो टैक्स नहीं देंगे, वो चर्च को टैक्स नहीं देगा। तो सर वो चर्च को टैक्स नहीं देंगे? वो चर्च को टैक्स नहीं देंगे। ओके, ठीक। अब उसके बाद देखिए एक दूसरा टैक्स था जो था टेल। ये सभी थर्ड स्टेट के मेंबर को देना था, चाहे वो पीजेंट्स हो उनको भी देना पड़ता था, ठीक है, और बाकी मेंबर को देना पड़ता था। यानी कि पीजेंट्स को 2 टैक्स देने पड़ते थे और बाकी जो मेंबर्स थे उसको एक ही टैक्स देना पड़ता था, उसको बोलते थे हम लोग टेल। ठीक ना। और ये टेल किसको देना होता? तो ये सरकार को देना पड़ता था, ये डायरेक्ट टैक्स था। ठीक। और डायरेक्ट टैक्स के साथ कई सारे नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते हैं। अब समझते हैं आप लोग कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आप सभी चॉकलेट खाते हो ना, ठीक है, आप चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट खाने के साथ साथ आप एक टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। चॉकलेट खाते हो तो आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट जो होगा ये आपसे डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, ये जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। और दूसरा होता है आपकी इनकम के ऊपर, आपका इनकम हुआ वो सीधे आपसे पैसा मांग लेगा, इनकम टैक्स। आपका बिजनेस हुआ वहां से वो सीधे वो पैसे ले लेगा। तो डायरेक्टली जब वो टैक्स लेना शुरू करते तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो टेल था इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी मिलकर बने हुए थे और ये ज्यादा लगता था। जैसे कि आप पर डे का जो सामान खरीदते हो, इवन साल्ट भी अगर घर के अंदर कोई ले रहा है तो उसके लिए भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन क्या कर लेना है, व्हाट वाज टिथ एंड व्हाट वाज टेल। ओके, ये जो भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, टैक्सेस देने का जो होगा काम है सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट का। सिर्फ थर्ड स्टेट के पर्सन जो होगा वही टैक्स प्रोवाइड करते हैं, बाकी कोई पर्सन जो होगा वो टैक्स नहीं दे रहा है। सर टिथ और टेल का डिफिनेशन क्या है? बोल्ड में लिखा हुआ है, टिथ क्या है, इट वाज अ टैक्स डिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? सर कहाँ लिखा है? लिखा है कि द चर्च बी एक्सपेक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ। उसके नीचे अच्छा, a tax divided by the church comprising 1/10 of the agriculture produce। जी, बोल्ड भी अंडरलाइन भी है, जो अंडरलाइन किए हुए वही लिखना है। हाँ वही नोट डाउन करना है। इनडायरेक्ट टैक्स अनन्या, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई टैक्स पे कर रहे हो जो कि आपको पता भी नहीं है कि हम टैक्स पे कर रहे हो। ठीक ना। आप दुकान पे गए, कोई भी सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, कोई भी सामान आप परचेज किए, ठीक ना। आप मोबाइल में जो होगा डाटा देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, या अभी आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक ना, तो डाटा कंज्यूम कर रहे हो ना। तो आपको तो लग रहा है कि आपने वो पैसा दे दिया कंपनी को, नहीं, आपने कुछ पैसा कंपनी को दिया और कुछ पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक ना, आपको पता भी नहीं चला। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए क्योंकि अब काफी कुछ नोट करने के लिए आपके सामने। मूविंग अहेड, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो, हाँ, सारा टैक्स थर्ड स्टेट नहीं देगा, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट कुछ नहीं देगा। देखो ये फिगर बहुत कमाल का फिगर है ये, ठीक ना। इसमें जो पर्सन है, ये पर्सन सामने आपको दिख रहा होगा ना कि एक अपने हाथ में फ्रूट्स लेकर और कुछ पैसे लेकर आ रहा है, ये थर्ड स्टेट के मेंबर है, ठीक ना। और ये जो बैठा हुआ है गद्दी पे, जो कुर्सी बैठा हुआ है, ये जो होगा ये फर्स्ट या सेकंड स्टेट का पर्सन है, दोनों के होगा, ठीक ना।
थर्ड स्टेप का पर्सन, उसके ठीक ऊपर आप देखना, वहां पे एक स्पाइडर एंड द वेब, ठीक ना, एक स्पाइडर और ऊपर एक वेब बना हुआ, सबको दिख रहा है, विजिबल है सबको ये। यहाँ पे देखिए एक स्पाइडर है और यहाँ पे एक जो इंसेक्ट उसके वेब में फंसा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे भी है। ओके, तो ये यहाँ पे इस फिगर को यहीं से जो होगा सिंबलाइज किया गया है कि जैसे ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट आकर फंस गया उस स्पाइडर के वेब में, उसके जाले में फंस गया, अब वो कब भाग सकता है? नहीं भाग सकता ना, अब वो कहीं नहीं भाग सकता, वो वहीं पे आकर जमा हो गया। और वहीं पे जो स्पाइडर है, अब वो स्पाइडर कुछ नहीं कर रहा है, उसने बस एक जाला बना लिया, एक वेब बना लिया और वहां पे रिलैक्स कर रहा है। जो भी आपके इंसेक्ट्स होंगे वो इंसेक्ट्स वेब में आएंगे और फंसते चले जाएंगे। स्पाइडर कुछ नहीं करना है, अपना एक बार उसने जाल बनाया, अब वो वहां पे बैठा हुआ है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, ठीक है। फिर जो स्पाइडर के डिसेंट्स होंगे उनको तो जाल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके एंसेस्टर ने पहले से ही वो वेब क्रिएट करके रखा हुआ, ठीक। अब क्या होगा कि कुछ इंसेक्ट खुद आएंगे, खुद फंसेंगे और खुद जो होगा उनको वहां पे फूडिंग जो होगी वो मिलती चली जाएगी और वो मोटे होते चले जाएंगे। ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो पर्सन है, ये पर्सन स्पाइडर है और यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो होगा वो इंसेक्ट है। और ये जो पूरा का पूरा घर आपको दिख रहा है, दिस इज द वेब, ये वेब है, ये जाला है, ठीक ना। ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर घर पे इसको बैठे रहना है, क्योंकि ये नोबेलिटी में जन्म ले चुका है, क्योंकि इसका जन्म जो होगा ये क्लर्जियल गवर्नमेंट में, क्लर्जियल के घर में हो चुका है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसको कुछ करना नहीं है। सृजा वेट, सृजा आर्या प्लीज वेट, इसे कुछ करना नहीं है। और ये क्या करेगा, ये जो भी टैक्सेस, जो भी काम करके आएंगे पीजेंट्स, उनसे वो अधिक से अधिक अमाउंट में पैसे ले लेगा और फिर अपना जो होगा अपने नीड को फुलफिल कर लेगा, ठीक ना। फिगर समझ में आ रहा है आप सभी को? यस रिजा। सर वो जो स्पाइडर जो अपना वेब बनाया है, तो उसमें जो इंसेक्ट आए हैं, तो उन इंसेक्ट्स को तो पता नहीं है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं नोबिलिटी और क्लर्जी के अलावा, उन लोगों को तो पता है ना कि हम लोग जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो फिर वो लोग जाएंगे ही क्यों खुद को फंसाने के लिए? सही बात है आपकी। चलिए इसमें हम लोग समझ सकते हैं। देखो सिचुएशन क्रिएट कर दे। अब मान के चलो अभी का जो टाइम है, कोविड का टाइम है ना, अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप अभी मार्केट में जाओगे तो मालूम चलेगा जो राशन है वो धीरे धीरे उनका प्राइस हाइक कर रहा है, ठीक ना। अब सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए कि एक ही दुकान बचे, सारे के सारे दुकान जो होंगे खत्म हो जाए, सारे के सारे शॉप्स खत्म हो जाए, ठीक ना। तो क्या आप उस दुकान पे, ठीक है, जिस दुकान पे सबसे अधिक एकमात्र दुकान बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्डम जो होगा वो वहां पे अवेलेबल है और वहीं से आपको खरीदारी करनी है, तो आप क्या वहां पे जाओगे कि नहीं जाओगे? यस या नो में आप आंसर करें मुझे। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सृजा। यस सर। आप वहां पे जाओगे नहीं जाओगे? हाँ। अच्छा ठीक, अब आप वर्कर बन गए, आप पीजेंट हो गए, आपके पास जमीन नहीं है और आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको जमीन चाहिए होगा खेती करने के लिए, यस सर। ठीक। आप जाएंगे किसी ऐसे पर्सन के पास जिसके पास जमीन होगा, जो आपको जमीन लैंड कर सकता हो, लैंड दे सकता हो कि आप यहाँ पे खेती कर सकते हो। और जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जो भी वो आपके सामने अपने कंडीशंस रखेगा, क्या आप उसको फॉलो करोगे नहीं करोगे? करेंगे सर। करोगे। पहला चीज तो ये हो गया, तो ये पर्सन हो गया पीजेंट आपका। दूसरा एक और कंडीशन कि अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ टैक्सेस लगा दे, तो क्या आप उस टैक्सेस को इग्नोर कर दीजिएगा? नो सर, फिर नहीं तो ना। और गवर्नमेंट जो होगा, ठीक, गवर्नमेंट जो होगा टैक्सेस सबके ऊपर लगा रहा है, लेकिन कुछ पर्सन जो होंगे उसके फेवरेट पर्सन है, कुछ वैसे लोग जो कि बहुत अमीर हैं, उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा रहा है, ठीक ना। तो मतलब ये सर पीजेंट्स की गलती नहीं है सर, ये इनकी मजबूरी है। ये इनकी मजबूरी है, जैसी सोसाइटी वहां पे बनाई गई है, और यही मजबूरी जो होगा ना, वही मजबूरी तो रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा। अगर वो अपनी मर्जी से वैसे रहते तो फिर रिवोल्यूशन क्यों होता? कैन यू थिंक, अगर वो अपनी मर्जी से होते तो कभी रिवोल्यूशन होता? आप कब रिवोल्ट करोगे? जब हम आपको प्रेशराइज करें, तभी तो आप रिवोल्ट करोगे। अगर आपकी मर्जी से हम काम करना शुरू कर देंगे, देन यू विल नेवर रिवोल्ट, आप कभी रिवोल्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। रिवॉल्ट ऑफ 1857, हाँ ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन भी यहीं पे हुआ था। यहाँ से हम लोग सब कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब देखो बाबू, यहाँ पे है स्ट्रगल टू सर्वाइव।
स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोगों को जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक, जो भी क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई, कंडीशन ऐसा बन गया, किसी के पास कुछ है नहीं कि वो जिंदा रह सके। जिंदा रह सके क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्सिस्टेंस के लिए फाइट हो रहा है। आपके जो डेली नीड्स हैं वो नीड्स के सामान आपको मिल नहीं पाएंगे, और जब डेली नीड्स के सामान नहीं मिल पाएंगे तो फिर क्या करोगे? फिर आप एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दोगे। ठीक, एक ब्रेड है, दो आदमी को भूख लगा हुआ है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो कह दे कि नहीं तुम खा लो मैं भूखे मर जाऊंगा, दोनों के दोनों उस ब्रेड पे लड़ना शुरू करेंगे। ठीक, कंट्री के अंदर यही सिचुएशन बन रही है। कंट्री के अंदर सिचुएशन यही क्रिएट हो रही है। कैसे क्रिएट हो रही है तो देखिए जरा, 1715 में कंट्री का पॉपुलेशन था 23 मिलियन, और 1789 में कंट्री का पॉपुलेशन हो गया 28 मिलियन। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा पॉपुलेशन? अबाउट 5 मिलियन, 50 लाख पीपल जो होंगे लगभग बढ़ चुके। ठीक ना, पॉपुलेशन रोज कर गया 1715 से लेकर 1789 तक। कोई बड़ी बात नहीं, पॉपुलेशन रोज करता है, बिल्कुल रोज करना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन रोज करे, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज भी रोज करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है कि फूड ग्रेन्स किया, जो भी डिमांड था उसका डिमांड तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो होगा प्रोडक्शन नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे जो बोल्ड है ये आपको नोट करना है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो उसके साथ साथ मैच नहीं कर पाया, और रिजल्ट ये हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड जो थे, जो कि उनका स्टेपल डाइट था, वो जो होगा उसका रेट जो होगा वो कंटिन्यूसली बढ़ते चला गया। ठीक है सर, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट, वो सबको नोट करना है। आपको जितना याद हो सके उतना आप याद कर जाएं। ठीक, जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसे बिल्कुल नोट करना ही करना है। ठीक ना, अगर आपको याद रहता है, जैसे ये आपको याद आएगा 1715 में 23 मिलियन, 1789 में 28 मिलियन, अगर आपको ये भी याद ना हो सके तो आप उसे भी नोट डाउन करें। तो तीनों पॉइंट को नोट कर लेते हैं। हाँ, ये चीज समझना है कि एनसीईआरटी का जो बुक होता है ये एक नोट्स का ही बुक होता है, इसके हर एक पॉइंट आपके नोट्स हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक ना, अब देखो होता क्या है कि जो बाकी लोग थे जो कि अदर देन पीजेंट थे, वो सब के सब क्या हो रहे हैं कि कंट्री में फिक्स वेजेस पे काम कर रहे हैं। कंट्री में फिक्स वेजेस पे उनको एक मेहनताना दिया जाता है। अब वो मेहनताना उनके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे पढ़े ना कि आपको आर्मी में वर्क करना है, आपको उसके घर में पूछा जाके करना है, उसके घर के हाउस होल्ड वर्क करने हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुमको कितना पेमेंट कर देगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि तुम उससे उतना अधिक पेमेंट का डिमांड कर सकते हो। ठीक ना, तो फिक्स वेजेस को काम कर रहे हैं, और ये वेजेस जो होंगे वो समय के साथ बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो गरीब होता है वो गरीब और होते चला जाता है, और जो रिच होते हैं वो और अधिक रिचर होते जाते हैं। यानी कि देयर वाज अ लार्ज गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिचर। ठीक ना, पुअर और रिचर के बीच में जो होगा वो बहुत बड़ा गैप बन गया, और इसके कारण क्या होता है कि कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर सिचुएशन जो होंगी वो वर्स बनना शुरू होगी, बिगड़ना शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि बार बार ड्रफ, सूखा पड़ जाएगा, बार बार हेल का मतलब होता है जो बर्फीली आंधियां होती हैं, ये आनी शुरू हो जाएंगी, और इसके चलते क्या होगा कि हार्वेस्ट जो होगा वो हार्वेस्ट कम हो जाएगा, एंड विच लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। उसने क्या लेट कर दिया? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि कैसा सिचुएशन लेट हो गया जिस टाइम पे आपको जिंदा रहने के लिए, आपको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? फोर्थ पॉइंट ये कर रहा है कि मोस्ट वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स एट फिक्स वेजेस। जो वहाँ के पॉपुलेशन थे वो मुख्य रूप से जो अदर देन पीजेंट थे वो क्या काम करते थे? तो लेबर का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, उनका वेज फिक्स किया गया था। अगले पॉइंट में ये कहा गया उनको वेज जो होगा वो वेज मतलब होता है मेहनताना, सैलरी, पैसा, वो फिक्स था। ठीक है, ये फिक्स कर दिया गया, और रिजल्ट ये हुआ कि अब उनके पैसे जो होंगे वो बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ने का, जब पैसे नहीं बढ़ेंगे, जब भी पैसा नहीं बढ़ेगा तो अब अमीर जो होगा, क्योंकि उसके पास अधिक पैसे आ रहे हैं लेकिन गरीब को अधिक पैसा नहीं दे रहा है। ठीक ना, अमीर के पास पैसे खूब अधिक आ रहे हैं लेकिन गरीब को दे नहीं रहा है, तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक ना, हेल का मतलब ये होता है बर्फीली, ओला पड़ते हुए सुने हो कि ओला पड़ता है, बर्फ की बारिश होती है। ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेल। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का डिफिनेशन आपको आगे मिलेगा। ठीक ना,
और क्या था? हाँ जी, लेबरर्स थर्ड स्टेट के ही अंदर आएंगे। लेबरर्स आर ऑफ थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले कोई काम नहीं करते थे, बैठ के मक्खी मारने का काम था उनका। राजा के सामने बैठे रहेंगे, राजा गुनगाते रहेंगे, राजा भी बिल्कुल वैसा ही काम चोर, वो भी किसी से कुछ मतलब नहीं है, सिंपली समझिए, ठीक है। बैठे बैठे तुंदुमल जो होंगे वो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले हैं। थर्ड स्टेट वाले बेचारे इतना काम कर रहे हैं कि काम करने के बाद पतले हो जा रहे हैं। काम करेगा थर्ड स्टेट फिर भी खाने को नहीं मिलेगा, और फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट कुछ नहीं करेगा फिर भी भर भर के खाएगा। पेस का मतलब होता है स्पीड, मेंटेन नहीं कर पाया, पेस मेंटेन नहीं कर पाया, यानी कि उसके साथ वो मैचअप नहीं कर पाया खुद को। ओके, सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो एक तरीके से शोषण किया जा रहा है थर्ड स्टेट का, ठीक ना। उनसे काम भी करवाया जा रहा है, उनको उनके बदले में पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है, और उनकी मजबूरी है क्योंकि अब वो दूसरी कंट्री में तो जा नहीं सकते, उनको उसी कंट्री में रहना है, अपने बाल बच्चों को पालना है, अपना घर चलाना है, खुद को जिंदा रखना है। तो मजबूरी है कि जो उनको मिल जाए जिससे वो जिंदा रह सके वो उसी पे खुश है, ठीक ना। जो आपके सुनते होंगे कि हमारे 3 जो होंगे प्राइमरी नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक ना, ये प्राइमरी नीड के नहीं लोग करते थे। इनको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी, वैसे टेलीविजन उस समय था भी नहीं, लेकिन इनको टेलीविजन का नीड नहीं था। इन्हें नीड नहीं था कि मुझे घोड़े चाहिए ताकि हम घोड़े से ट्रेवल करें। इन्हें नीड नहीं था कि हम राजसी पोशाक पहनेंगे, क्योंकि इनके पास वैसा कुछ मिलने वाला भी नहीं था। जब आपके बेसिक नीड फुलफिल होते हैं तभी आप सेकेंडरी नीड की तरफ जाते हो, ठीक ना। हाँ, समझाते हैं आपको सब्सिडी क्राइसिस कराते हैं। आगे देखिए, ये है आपके सामने सब्सिडी क्राइसिस। एक ऐसा सिचुएशन, आप इसे नोट डाउन भी करेंगे, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, जिससे आप जिंदा रहना चाहो, जो हमने कहा ना रोटी कपड़ा मकान, यही आपके इंडेंजर्ड में चले जाए, वही खत्म हो जाए। यहाँ पे इंडेंजर्ड क्या हुआ है, तो यहाँ पे इंडेंजर्ड हो गया है फूडिंग। ब्रेड का दाम बढ़ गया, जो भी आप खाना खाते हो उसका दाम बढ़ गया, उसके रेट्स बढ़ते चले गए, और उसके रेट्स बढ़ने का रिजल्ट ये हुआ कि अब आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप अपने फूडिंग को ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, और आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब एक बार स्लाइड अगर बढ़ गया तो उसके बाद मैं पीछे नहीं जाऊंगा। सर पीछे कीजिए ना, नोट करना है। अब आप उसे ना रिकॉर्डेड वीडियो से नोट करना है, ओके। सबसिस्टेंस क्राइसिस सभी ने नोट कर लिया डेफिनेशन इसका? अनन्या ने कहा यस, जल्दी कीजिए। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है आपके सामने, एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक ना, विजिबल है सबको? ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ए, बॉक्स ए है, ठीक ना। इस जगह पे ये बॉक्स बी है, वैसे ही बॉक्स सी, बॉक्स डी, बॉक्स ई। सबसे पहला कंडीशन कर दिया है कि बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट हुआ, ठीक है। बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? खेती खराब हो गई है, कम से कम अनाज होगा उगा हुआ, ठीक ना, अनाज बहुत कम उगा हुआ है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया होगा, फूड राइट है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ है, ठीक। उसके बाद है राइजिंग फूड प्राइजेस है, और 5वां है वीकर बॉडीज। ये 5 ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक ना, समझ में आ रही बात? ये 5 बॉक्सेस खाली हैं, और इस 5 बॉक्सेस में के 5 ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक। आप मुझे अब तुरंत अपने हिसाब से एज पर योर थिंकिंग आप मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि बॉक्स ए में, बॉक्स बी में, बॉक्स सी में, बॉक्स डी में, ठीक ना, इन सभी में क्या भरा जाएगा? बॉक्स ए बी सी डी ई, 5 में भरना है आपको। आज था, अब आप रिकॉर्डिंग से जो होगा उसे नोट करना। हाँ, 1 ऑप्शन इन 1 बॉक्स, 1 ऑप्शन इन 1 बॉक्स, ये आपको करना है। ए में कहा गया है राइजिंग फूड प्राइजेस, बी में कहा गया है इंक्रीज फूड प्राइजेस। अच्छा, एक में आपने खुद कहा, एक
एक ने कहा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। चलिए तनिषा कहती है ए में स्कार्सिटी, पूरा ABCDE बताइए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत, सब कुछ सही जा रहे हैं, सभी सही जा रहे हैं। सी में राइजिंग फूड प्राइसेस, ए में फूड राइट्स। राइट्स का मतलब होता है दंगा। टेक योर टाइम, आराम से सोच कर आंसर कीजिए, कोई जरूरत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। और अपने आंसर्स को ना कहीं नोट डाउन भी करके रखना, ताकि जब मैं उससे मैच कराऊं। सी ने कहा है नंबर ऑफ डेथ बढ़ेंगे, सी में कहा जा रहा है, आयुषिक ने कहा, पूर्वा ने कहा कि सी में नंबर ऑफ डेथ बढ़ेंगे। सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 1 मिनट, एक आया आंसर जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है अभी हमारे सामने। इसमें कहा गया बी में होगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद नहीं, डी में कह रहा है, कहा जा रहा है नंबर ऑफ डेथ्स। ये फूड राइट, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, पहले फूड राइट करा दे रहे हो, फिर स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन करा रहे हो। चलिए निखिल, निखिल आप अपना हैंड रेज कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड निखिल। ओके निखिल, आप मुझे बताइए ऑप्शन ए आपका क्या है? स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका? राइजिंग फूड प्राइसेस। ओके नेक्स्ट, ऑप्शन सी में आपने क्या लिखा है? फूड रिटोज। फूड राइट्स, अच्छा। ऑप्शन डी? वीकर बॉडीज। ओके। ऑप्शन ई? अब एक ही बचा। इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स। ओके ओके ओके। अनन्या, अनन्या रेज योर हैंड। ओके अनन्या, आंसर मी, व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर? Sir, in first it's scarcity of grains. Sir, B में rising food prices. C में है food riots. D में increased number, weaker bodies. And E में increased number of deaths. ओके चलिए, आपके भी आंसर्स को सुन लिया मैंने। रजनीश? सर ए में होगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। अच्छा, आपने सभी आंसर सुन लिया, उसमें से कुछ अलग है क्या? आप उसी के साथ जा रहे हो? नो सर, अलग है। हाँ बोलिए। सर ए में होगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, बी में होगा राइजिंग फूड प्राइसेस, सी में होगा वीकर बॉडीज, डी में होगा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, ई में होगा फूड राइट्स। ठीक, अगर किसी का अलग है इससे आंसर, इससे अलग है तो मुझे बताएं। दृष्टि अग्रवाल। Yes sir. A scarcity of grain, B rising food prices, C food riots, D weaker bodies, and E increased number of deaths. ओके, अब आंसर्स पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए होगा क्या कि सबसे पहले बैड हार्वेस्ट हुआ, खेती खराब हुई। तो खेती खराब होने के बाद क्या होगा कि अब अनाज नहीं मिलेंगे। खेती खराब होगी तो अनाज नहीं मिलेंगे, ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक ना। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन बनता है दैट इज स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, ठीक ना। तो फर्स्ट बॉक्स में हमारा आएगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। ओके, ऑप्शन बी, जब बी में हम लोग एंटर करेंगे तो जब ग्रेन की स्कार्सिटी हो जाएगी, ग्रेन की कमी हो जाएगी, डिमांड तो नहीं घटी है। और जब भी किसी सामान की कमी होती है लेकिन डिमांड जो होगा राइज क्या होता है, तो उस समय क्या होता है, उसका प्राइस हाइक कर जाता है। रिजल्ट क्या होगा कि सेकंड ऑप्शन में होगा राइजिंग फूड प्राइजेस, यही ऑप्शन है ना, राइजिंग फूड प्राइजेस, ठीक। उसके बाद नंबर सी एंड डी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक ना। सी और डी में जो होगा
क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, फूड राइट्स एंड वीकर बॉडीज, ठीक ना। तो आप बताओ, डिजीज एपिडेमिक, डिसीज बीमारियां कब होती हैं? वीकर एपिडेमिक में सॉरी बीमारियां कब होंगी? जब आपका वीकर बॉडी होगा तब, कि आप हेल्दी होगे तब। डिजीज कब होगा? तो जब वीकर होगे तभी तो, सर ठीक वीकर ना। बॉडीज। तो डी वाले ऑप्शन में आ रहा है वीकर बॉडीज, वीकर बॉडी। ओके। वीकर बॉडीज। एंड ऑप्शन सी में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हो रहा है फूड राइट। फूड राइट का मतलब खाने के लोग लड़ेंगे एक दूसरे से, ठीक ना। और ये दोनों के दोनों, चाहे डिजीज हो जाए तब भी मौत होगी, और अगर फूड राइट हुआ, एक दूसरे को मारना शुरू करे तब भी मौत होगी, होगी ना, ठीक ना। तो ऑप्शन ई जो होगा हमारा बनता है इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। व्हाट वाज द आंसर, ठीक ना। आंसर देखते हैं हम लोग। जिसका सब्सिडेंट क्राइसिस का डिफिनेशन छूटा हुआ था वो भी इसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ है आपका आंसर। सभी एग्री करते हैं इस आंसर से? यस और नो? यस सर। यस सर। यस अदिति? सर इसको नोट भी करना है? यस सर। हाँ, ये आपको अब तो आप समझ चुके हैं, खुद से आपने इसको सॉल्व किया ना। यस सर। इस पजल को आपने खुद से सॉल्व किया तो आपकी बुक में दिया हो, आप खुद से उसको कर लेना, ठीक है सर। कोई जरूरत नहीं इसे नोट डाउन करने की। आगे बढ़े? यस सर। अब समझते हैं, अब आगे की कहानियां समझते हैं। ये तो देख चुके हो फ्रांस में सोसाइटी कैसा था, ठीक ना। यहाँ पे जो आपके बोल्ड कलर्ड में है, बोल्ड और कलर्ड है दोनों के दोनों, उसे आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। देखिए होता क्या है कि एक क्लास आता है, इसको बोलते हैं मिडिल सर क्लास। येलो कलर वाला नोट करना हाँ जी, है? येलो कलर वाला। अभी नोट नहीं करना, अभी मैं बोलूंगा तब आपको नोट करना है, अभी समझिए, ठीक है। देखिए एक कभी कभी क्या होगा कि जो लोअर लोग हैं, यानी कि जो सबसे नीचे वाले कैटेगरी के लोग हैं, जो कि क्लर्जी में सॉरी थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं, एकदम लोअर क्लास हैं, इनको मतलब नहीं कि इनको लगता है कि कुछ सुधार ही नहीं सकते, एकदम हाथ पे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम बिना किसी काम के हैं। विश विश ओके, समझ में आ रही बात। तो जो लोअर सेक्शन वाला कुछ करना नहीं चाहेगा, और जो सबसे हाई सेक्शन है उसको तो सब बेनिफिट मिल रहा है, यानी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की सारा का सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो अरे भाई हमको फायदा जब मिलेगा, जब मुझे सारा बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम क्यों उंगली करने जाएंगे किसी रूल रेगुलेशन में, हम क्यों किसी को परेशान करेंगे? नहीं ना, हम बिल्कुल उसी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक। सोसाइटी जैसी होगी हम उसी के अलॉन्ग चलना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पीजेंट जो थे, वो पीजेंट जो होंगे वो ट्राई भी करते हैं कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि बास्केट का रिवोल्ट हुआ तो लोगों ने ये समझा कि अरे ऐसा नॉर्मल रिवोल्ट तो होते रहता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं होगा। तो पीजेंट भी हल्का फुल्का कभी ना कभी रिवोल्ट किए थे, और रिवोल्ट करने के बाद वो देख चुके थे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जो टैक्स इंक्रीज कर रहा था, जो फूड की कमी हो रही थी, इसलिए वो रिवोल्ट किए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास ना तो कोई मीन एंड प्रोग्राम था, किस तरीके से करना है वो तुम्हें पता नहीं था, ना उन्हें पता था कि कौन सा मेजर यूज करेंगे, ठीक, कैसे चेंजेस लाने हैं, कोई उनके पास आइडिया नहीं होगा। तो जब कुछ उनके पास था ही नहीं, तो वो सोसाइटी के अंदर कोई चेंजेस ला भी नहीं सकते थे। डिमांड, ठीक है, डिमांड अंग्रेजी मतलब होगा डिमांड, ठीक ना। अब क्या हो गया कि ये सब काम अब बचा किसके पास, ठीक, जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर थे। ये अब काम, ये अधिकार, ये राइट करने का अधिकार, ये रिवोल्ट करने का काम किसके पास बचा? तो ये उनके पास बचा जो कि थर्ड स्टेट मेंबर थे। समझ में आ रही बात? थर्ड स्टेट मेंबर, और वैसे मेंबर जिनके पास थर्ड स्टेट के तो हैं, लेकिन ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, इनके पास पैसे भी हैं, ठीक ना। ये एजुकेटेड भी हैं, एजुकेटेड हैं, इनके पास पैसे हैं। तो अब ये डिमांड करेंगे भाई ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम जो होगा वो गलत है, ठीक ना। जिनके पास पैसे हैं वही डिमांड करेंगे, जिनके पास एजुकेशन है वही डिमांड करेंगे, और कोई बाकी डिमांड करने वाला नहीं। आप सभी सेटिस्फाइड हो इससे? यस और नो? सेटिस्फाइड है सभी? ओके, ठीक, सभी सेटिस्फाइड है। तो अब देखते हैं जरा कि अब क्या होगा कि इस 18th सेंचुरी में होता क्या है। तो यही जो थर्ड स्टेट के अपर सेक्शन वाले लोग थे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, जो टीचर्स थे, जो लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, इन्होंने जो कि अपना ओवरसीज एक्सपेंशन कर लिया था, कंट्री के बाहर भी जाते थे, कंट्री के बाहर जाकर ट्रेड करेंगे और देखेंगे अरे दूसरे कंट्री में
जैसे यूएसए की बात की गई, यूएसए के लिए टैक्स लिया था ना, यूएसए के लिए कर्ज लिया था किसने? लुईस 16 ने, और देखा कि यूएसए के लोगों को फ्रीडम मिल गया, जिसको हेल्प किया फ्रांस, और हमारे कंट्री को फ्रीडम नहीं मिला। हमारी आर्मी जाकर वहां की लड़ी और यूएसए को फ्रीडम दिला दी, वहां फ्रीडम मिल गया, हमारी कंट्री को मिला नहीं। तो ये बाहर के लोगों से अगर मिलना शुरू कर दिया और मालूम चला कि हाँ इस कंट्री में तो कुछ दूसरा सिस्टम चल रहा है, वहां पे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, लेकिन हमारे कंट्री में सब परेशान कर रहे हैं। हमारे कंट्री में राजा हमारा शोषण कर रहा है, हमारे कंट्री में राजा के अलावा भी 2 लोग हैं जो कि हमसे टैक्सेस लेते हैं, ठीक ना। ये जो ट्रेडर्स थे ये अब डिमांड करना शुरू करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और इन्हीं लोगों को कहा गया मिडिल क्लास। ये जो पर्सन्स थे, ट्रेडर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, या जो थर्ड स्टेट के अपर मेंबर थे, इन्हें कहा गया मिडिल क्लास, ठीक ना। और ये मिडिल क्लास जो होगा अब डिमांड करना शुरू की जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज जो होगा आप तुम दे रहे हो वो इसको बंद करो, ये सिस्टम नहीं चलना होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेज जो होंगे वो आपको नहीं देना है। आपको प्रिविलेज देना किस बेसिस पे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कंपटीशन करवाइए, उसमें जो सामने है उसे आप आगे बढ़ाइए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा होगा तो राजा बनेगा, मंत्री का बेटा होगा तो मंत्री बन जाएगा। चर्च में कोई क्रिश्चियन जो होगा वो जन्म ले लिया किसी चर्च वाले के घर में, तो वो तुरंत जो होगा वो चर्च का मालिक बन गया, ये नहीं चलने वाला है, ठीक ना। अच्छी सोच है कि बुरी सोच? ठीक, ये मिडिल क्लास के जो भी थिंकिंग है उसके साथ आप एग्री कर रहे हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हकदार होगा नहीं। क्या था ये? किसी मूवी का डायलॉग है आई थिंक। साकेत किस मूवी का डायलॉग है? शायद सुपर 30। ओके, हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा, बिल्कुल। तो ये डिमांड कर रहे हैं कौन? थर्ड स्टेट वाले। ओके, सब क्लियर है? सभी इसको मानते हैं, सभी इस चीज को समझते हैं, ठीक ना। इसके साथ साथ, ठीक, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है कि इसमें कौन कौन थे। तो मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक ना, प्रोफेशनल्स थे, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। तो ये डिमांड पहले वहां पे नहीं थी, अब डिमांड ये होना शुरू हो गया। ये सभी के सभी पर्सन जो थे वो एजुकेटेड थे, ठीक। और यहाँ पे ये सबका मानना था, देखो सेकंड पॉइंट में लिखा होगा एक पॉइंट, पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, ठीक ना। वही चीज जो आप लोग कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन का जो सोशल पोजीशन होगा वो उसके मेरिट पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये थिंकिंग बदल रही है, ये थिंकिंग अगर बदल रही है इट मीन्स कि ये थिंकिंग कहाँ लेकर जा रही है? तो ये लेकर जा रही है रिवोल्यूशन की तरफ। ये अब कुछ ना कुछ करवाएगी। कहाँ करवाएगी? कहाँ कराएगी? तो फ्रांस में हटाने वाली है। किसको हटाने वाली है? तो वहां का जो राजा है, जो राजा बन के बैठा हुआ है, मिस्टर बर्बन डायनेस्टी के रूलर, इनको हटाने वाली है। लुईस 16 को हटाने वाली है, ठीक ना। हाँ अनुजा बोलिए। सेकंड लास्ट सर लाइन नहीं समझ में आया, क्या बोल अभी मैंने रहे हैं? पढ़ाया नहीं, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ना सर दीज आइडियाज अभी मैंने इसको नहीं बताया, ठीक है। अभी ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो ये आइडियाज आते कहाँ से? ये आइडिया लाने के लिए ना हर एक घर में एक नारद मुनि हुआ करते हैं। नारद मुनि का नाम तुम सुने हुए हो? नारद का नाम सुने होंगे, पक्का आप लोग सुने होंगे। ये पर्सन जो होंगे एक डाइटी, एक देवता है, एक लॉर्ड है। ये जगह जगह घूमते हैं और अपने व्यूज होगा उसको रखते हैं, ठीक। तो वैसे ही इन लोगों को अभी कहा जाएगा फिलोसोफर्स, जो कि अलग अलग कंट्री में मूव करेंगे, और मूव करने के साथ साथ जो होगा वो पता करेंगे कि हाँ अलग कंट्रीज में हो क्या रहा है, अलग कंट्री की कहानियां लिखेंगे, ठीक ना। तो ये सभी आइडिया जो थे वो इन्वेस्ट कौन करता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इनको करने वाले हैं कुछ राइटर्स, जिसमें 2 नाम आपको दिया गया है। एक नाम है जॉन लॉक राइटर है, फिलोसोफर है, और दूसरा नाम है आपका जीन जैकस रूसो। नोट रखिएगा, नाम इनका याद रखिएगा, आगे आपको इसको नोट भी करना होगा। लिखा हुआ है जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो के नाम से उसको जानेंगे आगे। हाँ, नारायण वाले, लेकिन यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। नारायण वाले कुछ गड़बड़ काम भी किया करते थे, ठीक ना। तो ये लोग मांग क्या करेंगे? ये मांग करेंगे कि सबको फ्रीडम दो, सबको आज़ादी दीजिए, सोसाइटी को सबको आज़ादी दीजिए, सबको इक्वल लॉ प्रोवाइड करो, सबके लिए एक तरह का नियम होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, ठीक ना। ये लोग देना शुरू कर दिया, ये व्यूज दिया है। और ऐसे में एक बुक लिखा जाता है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक लिखा गया, लिखने वाले थे जॉन लॉक, ठीक ना, जो नाम आया ऊपर जॉन लॉक।
ठीक ना। तो इन्होंने कह दिया कि राजा हमारा भगवान है, ऐसा लोग वहां के इंस्टीट्यूशन बोला करते थे, ठीक ना, कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा अधिकार है, राजा का आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, राजा की आज्ञा को मानना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस चीज को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नहीं ये गलत चीज है, राजा भगवान नहीं है, राजा सब कभी भी हर टाइम पे राजा जो होगा वो सही नहीं हो सकता, ठीक ना। तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन जो थे, राजा का जो पद था उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, ठीक। यहाँ पे राजा मोनार्क, मोनार्क को कहा गया किंग। समझ में आई बात। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, राइटर मिस्टर जॉन लॉक, ठीक ना, और उन्होंने रिफ्यूट कर दिया, रिफ्यूट मींस रिफ्यूज कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन व्हिच वर गिवन टू द मोनार्क। अनुजा बताइए, अनुजा। सर जॉन लॉक कौन थे? फिलोसोफर थे, क्लास ही में रहती हो ना फिलोसोफर लोग, फिलोसफी देने वाले कुछ ये पर्सन। थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। नहीं नहीं नहीं, ये थर्ड स्टेट के नहीं, ये अलग अलग कंट्रीज के भी आएंगे, अभी थर्ड स्टेट वाले तो आएंगे आपके पास। ये दार्शनिक लोग जो होगा फर्स्ट स्टेट से भी होता है, सेकंड स्टेट भी होगा, थर्ड स्टेट भी होगा, लेकिन अभी जो होंगे ना ये यहाँ पे नहीं। भाई तो मोंटेस्क्यू यहाँ आ रहा है सर तो क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्या? तो सर ये थर्ड ये स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, सर ये क्यों? थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो फिलोसोफर क्या होगा, कंट्री के अंदर मूव करेगा ना, कंट्री के अंदर मूव करेगा, वर्ल्ड के अंदर मूव करेगा और देखेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक ना। तो जो सही होगा उसको, उनका काम जो होगा उनका कि ये उसी चीज को प्रमोट करेंगे जो एज पर नेचर, एज पर गवर्नेंस होगा सही होगा, ठीक ना। ये यूनाइटेड किंगडम के थे, यूके के थे मिस्टर जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के। सर फिलोसोफर होता क्या है एक्चुअली, वो बता दीजिए। दार्शनिक, जैसे कि फिलोसफी तुम लोग सुनते होगे ना कि हम बताते हैं, हम मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं फिलोसफी को। बहुत कोई लोग जो होगा ना लेक्चर्स देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे आपको जीवन में मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ठीक ना, जैसे संत महात्मा बाबा लोग, ठीक ना। तो वैसे ही ये लोग भी होते हैं। ओके सर। ओके, आगे बढ़े, सभी नोट कर चुके हैं। अब अगला रूसो, रूसो के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे इसमें पहले बता दे रहा हूँ भाई, ये जेनेवा के थे, स्विट्जरलैंड का नाम सुना है आपने, वहां के, ठीक है। यहाँ पे इनका कहना मानना ये था कि इन्होंने एक बुक लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भाई हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक ना। तो उसने एक ऐसा बुक लिखा, आर्टिकल था, इट वाज नॉट अ बुक, आर्टिकल था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने कहा था क्या कि गवर्नमेंट को भी पीपल के लिए कुछ वर्क करना चाहिए और पीपल को भी गवर्नमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना चाहिए। हो गया, समझ में आई बात। हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट आ रहे हैं मोंटेस्क्यू, अपूर्वा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले राइटर जीन जैकस रूसो, आर्टिकल उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और पॉपुलेशन को दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर पीपल के लिए वर्क करिए तो पीपल को ही गवर्नमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल का ही काम है कि वही गवर्नमेंट के लिए वर्क करेगी, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू फ्रांस के हैं, ठीक ना, मोंटेस्क्यू फ्रांस के हैं, और ये फ्रांस के पर्सन जो होंगे वो मांग क्या कर रहे हैं कि जो पावर है, जो राजा के पास एब्सोल्यूट पावर है, पूरा का पूरा पावर जो होगा राजा यूज करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे कंट्री में ऐसा है कि ये जो पावर है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए 3 पार्ट में, एक पार्ट कहा जाए लेजिस्लेटिव, दूसरे कहा जाए एग्जीक्यूटिव, तीसरे कहा जाए जुडिशियल, ठीक ना। तो ये मोंटेस्क्यू की सोच है, स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि ये डिवीजन ऑफ लॉ चाहते थे, डिवीजन ऑफ पावर चाहते थे मोंटेस्क्यू। हो गया,
समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ और लिखा हुआ है। तो मोंटेस्क्यू का ये जो व्यू था, ये व्यू कहाँ से आया था? तो ये व्यू उनका आया था अमेरिका से और ब्रिटेन से। मोंटेस्क्यू का व्यू जो स्पिरिट ऑफ लॉज उन्होंने लिखा साकेत, उसमें जो उसने कहा कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये व्यू उनका आया कहाँ से था? तो वो ये व्यू लेकर आए थे वो यूएसए से, ठीक ना। जहाँ पे यूएसए में जो 13 कॉलोनीज थे, यूएसए के जो 13 कॉलोनीज थे वो अपने आप को आज़ाद कर चुके थे, और आज़ाद करने के बाद वहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, सभी को राइट मिल चुका था, ठीक ना। तो ये उसी व्यू को यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे। ओके, आप लोग लिख चुके होंगे कि किस बुक को किसने लिखा है। आपको बस यही बताना है, किसका नेशनलिटी क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखो क्या होता है कि इनके आइडिया जो हैं, अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड बन चुका है आज। इनके आइडिया जो हैं जैकस रूसो के, मोंटेस्क्यू के, लॉक के, इनके आइडिया जो होंगे वो सैलून्स में जहाँ दाढ़ी मूछ बनाने लोग जा रहे हैं वहाँ पे, भाई दाढ़ी वाला भी कहानियां सुना रहा है कि देखिए ना कंट्री में ये चीज हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है, हमारी कंट्री में होना चाहिए, ठीक ना। चाय पीने जा रहे हैं, बैठका हुआ है, कॉफी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब उनको रिवोल्ट करना चाहिए, ठीक ना। न्यूज़पेपर छप गए हैं, मैगजीन छप गए हैं, और क्या हो रहा है कि बीच में एक आदमी खड़ा होकर जोर जोर से मैगजीन पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक। जो अनपढ़ लोग हैं उनको सुना रहा है वो कि सुनिए क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या लोगों की डिमांड है, ठीक ना। तो जो भी पर्सन लिख भी नहीं पा रहे थे, जो पढ़ भी नहीं पा सकते थे, उनको भी मालूम चल रहा है कि भाई दुनिया में कैसी सोच पनप रही है। समझ में आ रही बात, ठीक ना। इनकी थिंकिंग अब स्प्रेड करिए पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, पूरे के पूरे यूरोप नहीं, पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर स्प्रेड करिए, लॉक की, रूसो की, मोंटेस्क्यू की, और जो आपके ग्रोइंग मिडिल क्लास है इनकी, एजुकेटेड लोग इसको और स्प्रेड कर रहे हैं। और ऐसे ही टाइम पे अब लोगों को ये ख्याल, ये सूचना मिलना शुरू हो गई कि भैया लुई 16 जो होगा ये चाह रहा है कि हम और अधिक टैक्सेस जो होंगे वो बढ़ाएं, ठीक। एक तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, अब लुई 16 और टैक्स बढ़ाने वाला, एक खबर फैल गई पहले ही, और जब पहले ही कोई खबर फैलेगी तो लोग तो भाई खुश हो जाएंगे। हाँ, थर्ड स्टेट के लोग को आइडियाज मिलती थी। वैसे आपको जान के खुशी होगी कि इस रिवोल्ट में फर्स्ट स्टेट के भी मेंबर और सेकंड स्टेट के भी मेंबर शामिल थे, मैं बताऊंगा आगे आपको। रिवोल्ट फर्स्ट स्टेट के भी कुछ लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे दिल वाले, ठीक ना, वो भी इंटर कर गए कि मैं भी रिवोल्ट कराऊंगा, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। सेकंड स्टेट वाले भी इंटर कर गए, ठीक ना। सबको समझ में आ रहा है? तो कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि सोसाइटी कैसे है, कैसे उनको परेशान किया जा रहा है, और इसी टाइम पे एक नया स्टोरी बिगिन करके आ रहा है कि लुई 16 भाई ये मिस्टर जो होंगे, ये मिस्टर टैक्स बढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है, जनता भी सोच रही है कि चलो आओ टैक्स बढ़ाओ, हम बताते हैं तुम्हें। तो पहले से लोगों की मेंटलिटी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि वो दबी हुई मानसिकता नहीं है। बीच में ये आ चुका है मिडिल क्लास वाला, कह रहा है कि भाई तुम्हारी बात हम सुनने वाले नहीं है, क्योंकि मेरी संख्या अधिक है, मेरा नंबर तुमसे अधिक है, बोल के करके क्या दिखाओगे, तुमसे अधिक हम तुम्हारा विनाश कर सकते हैं, ठीक है। भले ही आएंगे तो भाग जाएंगे वो लोग, लेकिन अभी तो है कि हाँ हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ठीक। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि वो बांसुरी टूटा क्यों। अब तो मालूम ही चल गया होगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी तो आ चुकी है, बांसुरी टूटा क्यों मालूम चल गया ना। तुम टैक्स बढ़ाने आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर हम अटैक करेंगे, यही चीज होता है। टैक्स बढ़ाने आते हैं और आने के साथ उनके ऊपर अटैक होना शुरू होता है, लोग उनके ऑडियंस जाना शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी आज इतनी ही है, थोड़ी बहुत और थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हम लोग दो लोगों का समझते हैं कि भाई वहाँ पे सिचुएशन कैसा था। तो कुछ लोगों ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, बहुत सिंपल सा है, इसे आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, समझना है, ठीक ना। एक आदमी है जिनका नाम है जोस डाल्टन, ठीक ना। ये एक एक्टिव रिवोल्यूशनरी बनते हैं, रिवोल्ट करवाते हैं ये पर्सन। भाई रिवोल्ट क्यों करवाएंगे, करवाने का कुछ फौज होगा, क्यों रिवोल्ट करवा रहे हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अब आप जो भी चाहें जब भी चाहें अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक ना। हाँ बिल्कुल किंग, अभी थोड़ी बहुत बाकी है, नहीं तो ऑलमोस्ट कहानी क्लियर हो चुकी है, ऑलमोस्ट व्यू आपको मालूम चल चुका है। तो देखते हैं, तो जॉर्ज डाल्टन जो होंगे, जो कि अब क्या है बाद में बने वो एक्टिव रिवोल्यूशनरी, ये कुछ कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो पहले अपनी कहानी बताते हैं लोगों को, बताते हैं क्या कि इन्होंने अच्छा खासा एजुकेशन ले लिया। एक कॉलेज था, कॉलेज ऑफ प्लेसिस, जैसे होता है ना कॉलेज ऑफ पेरिस, वैसे ही कॉलेज था जो था कॉलेज ऑफ क्या था, प्लेसिस। वहां से उन्होंने कॉलेज कर लिया, और कॉलेज करने के बाद वहां पे एक इम्पोर्टेंट कंट्री में एक कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मैन थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद
जब उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, जब तक पढ़ना था तब तक इनको खूब पढ़ाया गया, लेकिन जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इनको भाई चाहिए होगा पैसा, पैसे के लिए इनको करना होगा जॉब, ठीक ना। तो जब ये जॉब के लिए पहुंचते हैं तो इनके पास कोई जॉब ही नहीं मिल पाता है, इनको कोई पोस्ट मिल ही नहीं पाता है, ओके, उनको कोई पोस्ट मिल नहीं पाता है, ठीक। और ऐसे में क्या होता है कि पहले लॉ कोर्ट में जाते हैं या अलग अलग जगह पे जो होगा वहां पे जाते हैं, वहां पे कोई भी इनको पोस्ट नहीं मिलता है, कोई इनका पैट्रॉन नहीं था कि जो इनको कहे कि भाई तुम मेरे संरक्षण के अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा जो होगा थोड़ा सा नहीं होता है, नेता लोग कह देते हैं कि भाई इसको आदमी रख लीजिए जॉब पे, तो लोग जॉब पे रख लेता है, ऐसा इसके पास कोई पैट्रॉन भी नहीं था जो किसी जॉब पे रख सके, ठीक ना। चर्च ने कहा कि हम तुमको अपने अंदर शरणार्थी के रूप में भी नहीं रखेंगे, घर भी नहीं देंगे कि तुम मेरे अंदर आके रहो, चर्च का काम तो जब भी रखना, चर्च ने मना कर दिया नहीं रखेंगे, थर्ड स्टेट की हो क्यों रखें। और ना इसके पास पैसे थे, सुओ लिखा होगा, SOU, करेंसी, फ्रांसी करेंसी, पैसा नहीं था इसके पास, ठीक ना। तो पैसा इसके पास नहीं था तो क्या करेगा, पैसा इसके पास नहीं था तो जमीन भी नहीं खरीद सकता है, घर भी नहीं खरीद सकता है, ठीक ना। तो इसने कहा अपने स्टेटमेंट में कि भाई सिस्टम ने हमको पढ़ा तो दिया, लेकिन उस पढ़ाई का हम कहाँ उपयोग करें जो भारत में चल रही सिचुएशन, आप लोग एग्री करोगे, घर में पूछना कि पढ़ तो लेते हैं सब लेकिन जॉब किसी को नहीं मिलता, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक ना। कि किसने कहा, इसने कहा जॉर्ज डाल्टन ने। अगला तो बड़ा खतरनाक आ रहा है, मजा आएगा आप लोगों को सुनकर। अगला आर्थर यंग, ठीक ना। ये फ्रांस में घूमने आते हैं 1787 से 1789 में, 2 साल रखते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अपनी जर्नी में लिखते हैं, और जर्नी में वो बताते क्या है कि उन्होंने देखा है कि कैसे फ्रांस के पीपल जो थे या जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले थे वो किस तरीके से जो थर्ड स्टेट थे उसको एक्सप्लॉइट करते थे, हमें क्लियर, ठीक है। फर्स्ट स्टेट वाले कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ऐसे किसी के साथ भी आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा इतने बुरी तरीके से आपको थर्ड स्टेट के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, और अगर आप थर्ड स्टेट के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक ना, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए कि कोई आपकी बेटी को किडनैप कर सकता है, ठीक है, या कोई आपके बेटे का गला काट सकता है। समझ में आ रही बात। इन्होंने कहा कि आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, नहीं तो अगर अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो आप उनके साथ करने वाले हो, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि भाई तुमको पढ़ा खूब दिया गया लेकिन तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं था। साकेत समझ में आ रही बात को आपको। फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उसमें कहा कि पढ़ खूब लियो लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कि तुम जॉब कर सको, तो भाई पढ़ाई किस काम की। और सेकंड में कहा गया ब्रिटेन तो फ्रांस में जो आपके स्कूल्स हैं कॉलेज हैं वहां पे एडमिशन ले लिया गया, पढ़ाई हो गई, ठीक ना। सिस्टम पढ़ा दिया, सिस्टम पढ़ाने का मतलब क्या हो, स्कूल्स कॉलेजेस थे जहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। हम पढ़ाई करते हैं पढ़ाता सर वो थर्ड स्टेट का मेंबर था, थर्ड स्टेट का मेंबर था जिसने पढ़ाई की थी सर थर्ड। ओके। और सेकंड वाले में कहा गया कि अगर आप मेरे साथ अच्छा से बिहेव नहीं करोगे तो आप भी तैयार रहो, हम भी आपके साथ जो कुछ बुरा बिहेव करने वाले हैं, ठीक। मजा आया क्लास में? क्लास ठीक ठाक था कि बोरिंग था? यस सर, अच्छा था। अच्छा था ना? कहानी समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा था। तो अब तो पूरा टोटल बैकग्राउंड हमारा बन चुका है और अब होने वाला है भाई कुछ ना कुछ अगली बार, ठीक है। तो अगली बार जो होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें चलेगा। अगले एपिसोड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है थोड़ी बहुत जानकारी आप लेकर आएंगे, बाकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अब जो लीव करना चाहें लीव कर सकते हैं, जिनको जो क्वेश्चन है वो मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर कल जो आप क्लास में करवाए थे वो सारे को नोट करना था, मतलब पिछले क्लास में। मैं बोला हूँगा कि आपको क्या क्या नोट करना है। ओके। हाँ, होमवर्क में आपको ये जो नोट्स हैं वो नोट्स मुझे भेज देने हैं, ठीक है। नोट्स का फोटो क्लिक करके। ये जॉर्ज डाल्टन है, ये डाल्टन नहीं है। जॉर्ज डाल्टन एक थे जो कि आपके एटॉमिक थ्योरी में आएंगे, एटम को ढूंढने वाले, और ये जॉर्ज डाल्टन है, डाल्टन। श्रीजा बताइए। सर जो लिंक आया है उसी के थ्रू भेजना है? हाँ उसी लिंक के थ्रू भेजना है। सर उसमें सिर्फ हर क्या बोलते हैं पेज में 5 ही पेजेस अपलोड हो पाते हैं। आप पीडीएफ कन्वर्ट करो ना, एक ही पीडीएफ में आप सारे के सारे पेजेस जो होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा। सर तो जो ऐप आया था उस पे आप उससे फोटो क्लिक करना, ठीक है, और फोटो क्लिक करने के बाद ना वो ऑटोमेटिक पीडीएफ में कन्वर्ट करते चला जाएगा और फिर आप उसको शेयर करना,
शेयर करके पहले अपनी गैलरी में कहीं सेव कर लेना, फिर से और सर ये जो अभी स्क्रीन पे है सर, इसको नोट करना है? नहीं, ये समझना है आपको, समझ चुके ना? यस सर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है?